हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम देखने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, अर्थात किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है। शून्यक को ही हम मूल भी कहते हैं, बहुपद का मूल या शून्यक। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, मान लो ये कोई पॉलिनोमियल आपके पास। अब आप यहाँ पर x बराबर अगर 4 रख करके देखें तो चलो f यहाँ पे x की जगह 4 रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस पर भी रखना पड़ेगा 4 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4 प्लस 20। 4 चौक 16, 9 चौक 36 प्लस 20, 16 और 20 36, और 36 माइनस 36 जीरो हो गया। यानी कि x का वह मान जिसको बहुपद में हम x के स्थान पर रखने से बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है, x का वह मान जिसको बहुपद में x के स्थान पर रखने से बहुपद का मान कितना हो जाए? शून्य हो जाए, तो हम कहते हैं कि वह जो x का जो मान है वो उस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है। शून्यक मतलब जो उसको शून्य कर देता है या शून्य बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 4 जो है वो इस बहुपद का एक शून्यक है, या यूं कहिए कि x इक्वल 4 इस बहुपद का एक मूल है। ठीक है, इंग्लिश में इसको अपन रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पे x इक्वल 4 तो एक मूल है ही है इस बहुपद का, लेकिन आप गौर से देखेंगे ना तो x इक्वल 5 भी एक मूल है इस बहुपद का। ठीक है, तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, x की जगह 5 5 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा। तो इस प्रकार इस बहुपद के कितने मूल हुए? 2 मूल हुए। तो मूल क्या होते हैं या शून्य क्या होते हैं? x के वे मान, x के बोलो क्योंकि ये x में बहुपद है इसलिए हम x के मान के लिए बोल रहे हैं। अगर ये y में एक बहुपद होता तो हम y के मान, मतलब या यूं कहिए चरों के मान। ठीक है, यहाँ पे x चर है ना, तो चर के वे मान जो बहुपद को क्या कर देते हो, जब बहुपद में उस चर का मान अगर रखा जाए तो बहुपद को सॉल्व करने से कितना आ जाएगा? वो जीरो आ जाएगा। अगर तब चर के उन मानों को हम कहेंगे उस बहुपद के शून्यक अर्थात मूल। ठीक है, तो यहाँ चर x है इसलिए हम बोल रहे हैं कि x के वे मान जिसको बहुपद में रखने से वो शून्य हो जाता हो, तो x के उन मानों को कहेंगे शून्यक या मूल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि x बराबर 5 भी एक इसका मूल है? क्या और कोई इसका एक मूल मिल सकता है क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इस बहुपद की घात कितनी है? तो बहुपद की घात मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ। बहुपद की घात मतलब किसी बहुपद में x की अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात 2 है। इस पूरे बहुपद की घात 2 कहेंगे क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, और बहुपद की घात 2 है, इसका मतलब यह है कि इसके मूलों की संख्या 2 ही होगी। ठीक है, इसके मूल 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि फिर दोनों मूल सेम सेम हो कि अलग अलग हो, वो बात की बात है, लेकिन 2 मूल होंगे। 2 घात का बहुपद है तो 2 मूल रखेगा, 3 घात का बहुपद 3 मूल रखेगा, n घात वाला बहुपद n मूल रखेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो ये हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। कोई भी अगर आपको बहुपद दिया हो और उसका आप किसी बिंदु पर मान निकालना चाहें तो कुछ भी नहीं करना है, किसी बहुपद का किसी बिंदु पर मान, किसी बिंदु को अपन x बराबर a बोल देते हैं। ठीक है, किसी बहुपद का किसी बिंदु x बराबर a पर मान निकालने के लिए क्या करना है, वो जो जिस बिंदु पर आप मान निकालने जा रहे हो उसको वहां पे बहुपद में x के स्थान पर रख दो। सीधी सी बात। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है एफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया अपने मन से। अब जैसे मुझसे कोई पूछेगा x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताइए, तो मैं क्या करूंगा, x बराबर 2 रख दूंगा, यहाँ पे रखूंगा तो वो f2 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 स्क्वायर एक्स की जगह 2 रख देंगे, ये ऐसा। तो 2 का वर्ग 4, 4 थी 12, 5 दूनी 10 और ये 8, तो 12 8 20 10 30। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना है, तो आप बोल देना 30 है।
क्योंकि जिस बिंदु पर बहुपद का मान निकालना हो उस बिंदु को हम दिए गए बहुपद में x के स्थान पर रख देते हैं और उसको हल कर लेते हैं, तो जो आंसर आता है वही बहुपद का उस बिंदु पर, जिस बिंदु को आपने उसमें रखा है x के स्थान पर, उस बिंदु पर बहुपद का मान कहलाता है। तो यहाँ पे बहुपद का मान कितना है 30, किस बिंदु पर, x बराबर 2 पर। अगर बिंदु बदलेंगे तो मान बदलेगा, 2 की जगह -2 रखते तो कुछ और मिला होता। सीधी सी बात है, बहुत सरल सी बात है, ठीक है। तो किसी बहुपद का किसी बिंदु पर मान ज्ञात करने के लिए उस मान मतलब जो बिंदु है x इक्वल जो कुछ भी है उसको हम बहुपद में x के स्थान पर रख देते हैं, बहुत सरल सा बात है। अब देखो हम दो महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि अपने आप में एक थ्योरम है। हमें इन बातों को बस अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये बातें आपको बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगी, मतलब बहुत मददगार ये बातें साबित होंगी। तो चलिए हम देखते हैं पहली बात क्या है। नोट नंबर फर्स्ट, जिस थ्योरम को यहाँ हमने लिखा है उस थ्योरम को हम जानते हैं किस नाम से, इंटीग्रल रूट थ्योरम। इंटीग्रल यानी कि पूर्णांकीय, रूट यानी कि मूल, ठीक है। यानी कि हम इस प्रमेय में ऐसे मूलों के बारे में बात करने वाले हैं जो पूर्णांक संख्याओं के रूप में होंगे, ठीक है। मूल क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। मूल मतलब चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, शून्य बना दे, यानी कि बहुपद में जब चर के स्थान पर वो मान रखा जाए तो वो क्या हो जाए, बहुपद जो है वो शून्य हो जाए, तब चर का वह मान उस बहुपद का शून्य कहलाता है या मूल कहलाता है, ठीक है। यदि किसी बहुपद f(x) के गुणांक पूर्णांक संख्याएं हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई बहुपद लिखा और आप देख रहे हैं कि इसके गुणांक जो है वो क्या दिख रहे हैं, बताओ बोला 1 -6 11 -6 सब क्या है, ये कौन है, ये पूर्णांक संख्या है, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है ये, ठीक है। तो f(x) के गुणांक पूर्णांक संख्याएं हो और उच्चतम घात के पद का गुणांक यानी जिसको अग्रक गुणांक यानी लीडिंग कोएफिशिएंट भी कहते हैं वो 1 हो, ठीक है। देख लो यहाँ पे उच्चतम घात वाला पद कौन सा है, x की घात 3, उससे बड़ी घात वाला यहाँ पद दिख नहीं रहा है, तो उच्चतम घात वाला पद यही है और उसका गुणांक कितना हो 1। ये थ्योरम की कंडीशन बता रहा है कि यदि किसी बहुपद f(x) के गुणांक पूर्णांक संख्याएं हो और उच्चतम घात के पद वाला गुणांक यानी अग्रक गुणांक जिसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, वो जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो भी अगर क्या हो 1 हो, जो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो f(x) का कोई पूर्णांक मूल यानी कि ऐसी स्थिति में f(x) का कोई रूट जो कि पूर्णांक होगा, तो f(x) का कोई पूर्णांक मूल अवश्य ही अचर पद का गुणनखंड होगा। अचर पद कौन, ये लास्ट वाला ना जो बिना x वाला पद है उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। आप बोलेंगे सर ये समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताओ, तो मैं आपको एग्जांपल देके बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो हमने एक बहुपद ले लिया f(x) बराबर x³ + 2x² - 11x - 12, ठीक है। हमने एक बहुपद ले लिया और हम मान लेते हैं कि अगर इस बहुपद का कोई मूल पूर्णांक संख्या के रूप में है, ठीक है, तो वह अवश्य ही, तो जो पूर्णांक मूल होगा वह अवश्य ही अचर पद 12 का गुणन, जो 12 के जो गुणनखंड है, ठीक है, 12 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12 में से कोई एक होगा। यानी कि फिर से एक बार देखो, ये मेरे पास कोई बहुपद है, 3 घात वाला बहुपद है क्योंकि x की अधिकतम घात 3 है। अब अगर इसका कोई मूल यदि पूर्णांक संख्या है, इसका 3 मूल होंगे, 3 घात का बहुपद है मतलब 3 मूल होंगे, तो इसका अगर कोई मूल मान लो पूर्णांक संख्या है तो डेफिनेटली वो 12 को डिवाइड करेगा, आप ऐसे समझिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अगर कोई इसका मूल पूर्णांक है तो वह अवश्य ही 12 के, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे अचर पद तो -12 दिख रहा है, तो आप -12 भी लिख सकते हो, आखिर गुणनखंड लेते हैं तो हम तो वैसे भी धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याओं को लेते हैं ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, इसलिए आप इसकी चिंता ना करें, 12 लिखो चाहे -12 लिखो, क्योंकि हम उसके गुणनखंड चेक कर रहे हैं ना, तो गुणनखंड चेक करने में दोनों लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे अचर पद क्या है तो आप हमेशा यही कहना कि -12, ठीक है। जब हम सूत्रों को लगा करके सवाल हल करेंगे तो यहाँ पे जब हम इसको तुलना करते हैं ax³ + bx², मतलब जब व्यापक पद से, व्यापक बहुपद से हम इसकी तुलना करेंगे 3 घात के व्यापक बहुपद से, तो आप कांस्टेंट टर्म -12 कहिएगा, ठीक है। तो हाँ, तो हम बोल रहे थे कि अगर इसका कोई मूल
पूर्णांक संख्या है तो वह डेफिनेटली, तो वह अवश्य ही इस 12 का क्या होगा, भाजक होगा, 12 को डिवाइड करने वाला होगा। तो 12 को डिवाइड करने वाले इतने सारे लोग हैं, यानी कि समझ लीजिए कि इसका कोई पूर्णांक मूल, यानी इसका कोई मूल जो कि पूर्णांक संख्या के रूप में अगर है तो वो निश्चित ही इन्हीं लोग में से कोई है, इन्हीं लोग में से कोई एक है। और यहाँ पे हमने बाजू में बता भी दिया है कि यहाँ 3 एक मूल्य है, सॉरी मूल्य नहीं, मूल, ठीक है, यहाँ 3 एक मूल है क्योंकि f3 बराबर 0। आप रख के देख लो यहाँ पे fx में x की वैल्यू 3 रख के देख लो, और आप इसको सॉल्व करेंगे अगर x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, f3 इज इक्वल्स टू 0। तो दैट इज जो x इक्वल 3 होगा वो इस इक्वेशन का एक रूट होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो 3 है वो इन्हीं फैक्टर्स में से कोई एक है। ये जो हमने 12 के यहाँ पे जो गुणनखंड लिखे, जो फैक्टर्स लिखे, +-1, +-2, +-3, +-4, +-6 एंड +-12, तो देख लो जो इस पॉलिनोमियल का रूट है कौन है, 3, और वो इन्हीं में से कोई एक है। अब कैसे पता चला कि इन्हीं में से कोई एक है, क्योंकि ये बात, ये थ्योरम ने पहले ही कह दी है कि अवश्य ही जो इस पॉलिनोमियल का अगर कोई इंटीजर रूट है, यानी इसका कोई ऐसा मूल्य जो कि पूर्णांक संख्या के रूप में है, तो वह डेफिनेटली ये जो कांस्टेंट टर्म है 12, उसका फैक्टर होगा, यानी उसको डिवाइड करने वाला होगा। तो 12 के फैक्टर, यानी 12 के जो भाजक हैं, जो 12 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं, वो कौन कौन, इन लोग हैं। तो इन्हीं में से कोई एक होगा इसका जो इंटीजर रूट होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से याद कर लें, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट हमको बहुत बार काम आएगा। अब इसी से एक कदम आगे बढ़ते हैं अपन, दूसरा जो नोट नंबर 2 है उसको पढ़ते हैं अपन। इसमें इंटीजर रूट की बात कही गई थी, इसमें रैशनल रूट की बात की जा रही है, अर्थात यहाँ पे परिमेय मूल होगा। तो रैशनल रूट थ्योरम अर्थात परिमेय मूल प्रमेय, तो देखते हैं ये क्या है। मान लो b/c जो है, b/c न्यूनतम पदों में कोई भिन्न है। न्यूनतम पदों में मतलब कि जैसे मान लीजिए 2/4 एक भिन्न है, लेकिन ये न्यूनतम पदों में नहीं है, क्योंकि हम इसको और कट कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 इस थे। तो ये 1/2 जो है वो न्यूनतम पदों में भिन्न होगा। यानी अगर आप उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से अगर और आप अगर कैंसिल नहीं कर पा रहे, दोनों में कॉमन फैक्टर अगर नहीं बचा है सिवाय एक के, तो तब वो न्यूनतम पदों में कहलाएगा। और मान लो न्यूनतम पदों में b/c कोई भिन्न है, यदि यह बहुपद इतने, जहां अब देखो जो हमने बहुपद यानी जो कि हमने पॉलिनोमियल लिया है, वहां पे उसका लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि an 0 न हो, नहीं तो फिर वो n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। क्योंकि an अगर 0 हो गया तो ये पद नष्ट हो जाएगा वहां से, ये जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर इसकी डिग्री n नहीं रहेगी, ये तो n-1 डिग्री वाला बन जाएगा। इसलिए an 0 न हो और सभी कॉफिशिएंट जो है वो पूर्णांक हो। कॉफिशिएंट तो उसमें भी पूर्णांक थे और कॉफिशिएंट जो है वो इसमें भी पूर्णांक है। लेकिन हम जिस रूट की बात कर रहे हैं, पहले हम जो पॉलिनोमियल था उसका जो रूट था वो क्या लेके चल रहे थे कि अगर इस पॉलिनोमियल का कोई मूल पूर्णांक है, तो पूर्णांक मतलब कि इंटीजर नंबर, तो इंटीजर रूट होने के लिए ये शर्तें होनी चाहिए कि अगर कोई रूट इसका इंटीजर है तो वो डेफिनेटली इस कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा या इस कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये 12 के फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिखे थे, यानी कि इसका इंटीजर रूट इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। 12 के फैक्टर्स, सीधी सी बात है, 12 को डिवाइड करने वाला होगा, तो 12 को डिवाइड करने वाले इतने सारे लोग हो सकते हैं, तो इसका जो इंटीजर रूट होगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा। यहाँ पर रैशनल रूट की बात चल रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर b/c इसका कोई रैशनल रूट है यानी परिमेय मूल है, तो जरूर जो b है, ठीक है, ये जो b है वो जरूर कांस्टेंट टर्म यानी कि a0 का गुणनखंड होगा। देख लो भैया, b a0 का गुणनखंड होगा और c यानी कि इसका जो हर है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो निश्चित रूप से an कौन है, x की जो अधिकतम घात है उसका गुणांक है, ठीक है, वो वाले पद का गुणांक है यहाँ पे an है। तो b किसका गुणनखंड होगा, a0 का, है ना भाई, और c जो होगा वो an का गुणनखंड होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो हमने ये देखी, काफी इंपॉर्टेंट बात है। b कांस्टेंट टर्म a0 का फैक्टर होगा और c an का फैक्टर होगा। चलिए इसको भी अपन एग्जांपल से समझते हैं। अगर b/c मान लो इस पॉलिनोमियल का एक रैशनल रूट है, अंश बटे हर के रूप में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है,
इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि मान लो ये b बाई सी इसका परिमेय मूल है। तो b के बारे में क्या बात पढ़ी हमने ऊपर, b अवश्य ही किसका फैक्टर होगा, देखो b के बारे में, b अचर पद a0 का गुणनखंड होगा, अचर पद a0 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर b अचर पद -2 का गुणनखंड होगा। -2 के गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं, +-1 +-2 हमने लिखा है में से होगा, मतलब b अवश्य ही इन चारों में से या तो +1 या तो -1 या तो +2 या तो -2, इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। कौन, ये b, ठीक है। तथा c कौन होगा, c जो होगा वो x के अधिकतम घात का गुणांक यानी कि an, और यहाँ हमारे बहुपद में कौन है, वो 6 है, अधिकतम घात वाला गुणांक 6 है, यानी कि c अवश्य ही 6 के गुणनखंड है, यानी कि 6 के जो फैक्टर्स हैं +-1 +-2 +-3 +-6, इन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक है। यानी कि रैशनल रूट, अब आप बोलोगे सर आपने b के बारे में अलग से बात कही, c के बारे में अलग से बात कही, मगर हमारा जो रैशनल रूट है, जो परिमेय मूल है, वो तो b बटे c के रूप में है। अब अगर हम पूरे को एक साथ देखना चाहें कि इसके परिमेय मूल कौन कौन किन में से हो सकते हैं, कौन कौन पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, तो अगर हम वो देखें तो देखो b के लिए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास, +-1 +-2, c के लिए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास, c क्या क्या हो सकता है, तो c के लिए हमने बात कही कि c an का गुणनखंड होगा। an यहाँ पे कौन दिख रहा है, c अधिकतम घात वाला गुणांक 6, तो 6 के गुणनखंड ये है, यानी कि c इनमें से कोई एक हो सकता है। इसका मतलब b की b के जो संभव मान है और c के जो संभव मान है, अगर अपन उसको रख के बटे करें तो ये आपके संभावित मूल हो सकते हैं, ठीक है, संभावित परिमेय मूल हो सकते हैं। अब ये कैसे मिले सर, आप बताइए। तो देखो b के जगह अगर आप पहले +1 रखो, ठीक है, b के जगह आप +1 रखो या +-1 रखो। अब b के जगह मैंने पहला वाला रख के देखा, अब c के जगह इनमें से मैं क्या क्या रख सकता हूँ। अगर c के जगह मैं +-1 रखूंगा तो ये कट के +-1 मिलेगा, ये पहला मूल मिल गया। अगर c के जगह मैं +-2 रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे +-1 बाई +-2 मिलेगा, मतलब +-1 बाई +-2 देखो मिला है ना, ये देखो। अगर c के जगह मैं +-3 लगता हूँ तो मेरे को +-1 बाई +-3 मिलेगा, ये मिल गया, ठीक है। मतलब दो बार ना लिख करके वो एक बार लिखा है, ठीक है, ऐसे एक बार लिखा है, दोनों चीज मिल सकती है अपने को ऐसा। अगर c के जगह अगर मैं +-6 रखूंगा तो मेरे को +-1 बाई 6 मिल जाएगा। यानी आपको क्या करना है, जो b के सभी संभव मान है ना, उनमें से एक मान को चुन करके यहाँ रखना है। जैसे मैंने b की जगह +-1 वहां रखा, उसके बाद c के जो भी ऑप्शन हो सकते हैं कहाँ गए, ये c के लिए जो ऑप्शन हमारे पास, उनमें से बारी बारी उठा के c की जगह रखते गया, और ऊपर में +-1 फिक्स है। तो मुझे जो जो चीज मिली, अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 मिलेगा, 2 रखूंगा तो मेरे को 1/2 मिला था, ये देखो मिल गया, 1/3 मिलेगा, और 6 रखूंगा तो 1/6 मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। अब b के जगह जो आपने +-1 रखा था उसको हटाइए, अब +-2 को रखिए, ठीक है, b के जगह आपको क्या रखना है, +-2, फिर से c की वैल्यू इतनी सारी रखते जाइए। +-1 रखोगे तो 2/1 यानी +-2 मिल जाएगा, फिर +-2 रखोगे 2 कट जाएगा, +-1 जो कि पहले से लिखा हुआ है, फिर +-3 रखोगे तो 2/3 भी मिलेगा, ये देखो 2/3 भी है ना भाई। तो आप समझते जा रहे हैं कि पहले b की वैल्यू को एक ठोक रख करके फिर c की वैल्यू को आप बारी बारी से रखते जाइए और देखते जाइए क्या क्या मान मिलते जा रहे हैं। फिर जब पूरे हो जाए फिर b की वैल्यू को बदलिए और फिर बटे में c की सारी वैल्यूज रख रख के देखते जाइए क्या क्या मिलते जा रहे हैं। जो रिपीट होगा उसको एक बार लिखना है, तो ये सारे मान हमको प्राप्त होंगे, ठीक है। देख लो, जब आप +-6 रखोगे, ऊपर +-3 रखोगे तो दो एक +-1/3 जो कि मिला हुआ अपने को, तो समझ लीजिए कि इस बहुपद के जो रैशनल रूट्स होंगे, जो परिमेय मूल होंगे, वो इनमें से ही कोई होंगे, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा। अगर कोई परिमेय मूल होगा, रैशनल रूट होगा, तो वो इनमें से कोई एक होगा। और देख लो इन्हीं में से कोई एक -1 इस बहुपद का एक मूल है, क्योंकि -1 आप रख के देख लो ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए इंटीजर रूट की बात हो रही है तब क्या कंडीशन है, रैशनल रूट की बात हो रही है तब क्या कंडीशन है, तो इसको आप एक दो बार और अच्छे से देखें, रिवाइज करें, फिर आप इसको अच्छे से याद रख पाएंगे, क्योंकि ये काम आएगा आगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।